NH4+ में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। ज्यादा, उससे कम NH3 में होगा और उससे भी कम NH2-। करेक्ट? ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन होता है तो हम क्या निकालते हैं, ऑक्टेट या डुप्लेट? डुप्लेट। डुप्लेट निकालते हैं, ठीक है ना? हाँ, इतना ध्यान रखोगे। ओके, सर बॉन्ड एंगल रिपीट करिए ना प्लीज। बॉन्ड एंगल रिपीट कर दे रहे हैं। देखो, NH4+ में केवल और केवल कौन सा बॉन्ड मिला? बॉन्ड पेयर मिला या लोन पेयर भी मिला? ओनली बॉन्ड पेयर। ओनली बॉन्ड तो पेयर। रिपल्सन केवल और केवल किसके साथ होगा? बॉन्ड पेयर, और तो कोई रिपल्सन नहीं हो रहा। फिर बताना है NH3 में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर मिलेगा, मिलेगा ना? हाँ फिर से बोलिए ना, फिर से बोलिए थोड़ा। जरा यहाँ देखो, इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है? बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है? इस जगह बॉन्ड पेयर है सर। बॉन्ड पेयर। तो रिपल्सन कौन सा होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। यस बॉन्ड पेयर रिपल्सन। हाँ, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो अब यहाँ पे रिपल्सन कौन सा मिलेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिलेगा। और बॉन्ड पेयर रिपल्सन। हाँ, अब चलो यहाँ पे ये रिपल्सन ज्यादा होगा या ये रिपल्सन ज्यादा होगा, बताओ तो। बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर से ज्यादा होगा। ये ज्यादा रिपल्सन होगा ना? हाँ सर। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा ना? हाँ सर। तो अगर हम इस एंगल को x लें और इस एंगल को y लें, बताओ कौन सा एंगल छोटा होगा, x या y? y छोटा हो जाएगा। और अगर एक और लोन पेयर आ जाता तो एंगल और भी छोटा हो जाता। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट आता है? छोटा हो जाता है। बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक ना? हो गया? क्लियर है? हाँ सर। अब नेक्स्ट में देखिए, अब हम आते हैं कि अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो। अब जैसे हमने लिया ClF3, ये अगर लेते हैं या कुछ इसी तरह का एग्जांपल, ClF3 है, ठीक है? ये मेरे ख्याल से दिख रहा होगा तुम्हें। अब ClF3 कोई मॉलिक्यूल है और इसका शेप निकालना है, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करो तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10। फिर से काउंट करो। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। 7। हैलोजन से है ना? 7। फिर फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो। 7 और फ्लोरीन 3 है ना? 28। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 28। यही होगा, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे हम ऑक्टेट डिसाइड करें या डुप्लेट डिसाइड करें? तो ऑक्टेट के लिए हमें क्या करना होगा कि 8 से डिवाइड करना होगा। ऑक्टेट के लिए हमें 8 से डिवाइड करना होगा, यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करेंगे 8 से डिवाइड करके। दैट मीन्स 28/8। सर कहाँ पे डुप्लेट कहाँ पे ऑक्टेट होगा? हाइड्रोजन रहेगा तो डुप्लेट, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ऑक्टेट, ठीक है ना? हाँ। चलो यहाँ पे डिसाइड करो
28/8 है, ठीक ना? हाँ सर। बताओ ये कितनी बार में डिविजिबल होगा? 3 3 बार 3 में। तो हाँ, तो 3 होगा तो बॉन्ड पेयर आ जाएगा 3, ठीक ना? अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है? 4 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो 4 का मतलब कितना पेयर? पेयर। तो 2 जो होगा वो लोन पेयर आ जाएगा, करेक्ट? सही है? सर और एक बार बोल दीजिए ये वाला। अच्छा ठीक है, देखो फिर से देखो, 28/8 हमने किया, ये देख लो कि कितनी बार में ये डिविजिबल है, कितनी बार में ये डिविजिबल है? 8 3 जा 24 होता है, 8 4 जा 32 होता है, तो कितनी बार में ये डिविजिबल होगा? तीसरी बार। तीसरी बार। तो अगर तीसरी बार हमने ले लिया तो बॉन्ड पेयर आ गया 3। अब यहां देखना है कि क्या इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा? हाँ सर। कितना इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है? 4 जो बच गया वो लोन पेयर में काउंट होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो पेयर कितना हो जाएगा? 2। हाँ ये सर। अब ठीक है, 3 और 2 क्लियर है? तो अब बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 3 और 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 5। और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। क्लियर है ना? हाँ सर। गुड, sp3d हो गया। अब यहाँ पे हमें शेप डिसाइड करना है कि शेप क्या होगा, ये बता दो। टी शेप। और हम इसको सीधा टी नहीं लेके बेंट टी बोलते हैं, बेंट टी, ठीक ना? ये तो ये क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। अब चलो, अब कुछ और चीज हम लोग डिसाइड थोड़ा सा करें, ठीक ना? यहाँ पे बताओगे, तुम लोग खुद बताना। BeCl2 है एक मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल है XeF2 xenon डाइफ्लोराइड, ठीक? अब आपको बताना है कि इस दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी का मतलब है कि डिसाइड करना है सबसे पहले कि आइसो तो फॉलो করছে না অক্টেট তো ফলো করছে না। कौन? सर थोड़ा कौन रिपीट कीजिए ना, थोड़ा रिपीट कीजिए ना सर। किसको रिपीट करना है? ये वाला शेप को, ये शेप वाला। शेप वाला। देखो बॉन्ड पेयर कितना डिसाइड हुआ? 3 और लोन पेयर कितना है? 2। ठीक है ना? तो अभी थोड़ी देर पहले जो तुम पूरा चार्ट देखे थे उसमें देखो कि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आता है, तो शेप जो होता है वो टी शेप होता है, लिखे? ठीक है सर। ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे आओ तो देखो तो दोनों का शेप क्या है? BeCl2 का शेप क्या होगा, XeF2 का शेप क्या होगा, डिसाइड करो। चलो इसका शेप बताओ, जल्दी से बताओ। पहले वाला भी शेप। नहीं, गलत डिसाइड किए हो। चलो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितना होगा? 2 + 14। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, और क्लोरीन का 7, तो यहाँ पे 7 2 जा 14 + 2 16 होगा ना? चलिए अब यहाँ पे ऑक्टेट डिसाइड करें या डुप्लेट डिसाइड करें? ऑक्टेट। ऑक्टेट डिसाइड करने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक ना? 2 बॉन्ड पेयर 0। बॉन्ड पेयर कितना आएगा ये बता दो। लोन पेयर कितना आ जाएगा? 0। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा? 2 ना? 2। और इलेक्ट्रॉन पेयर 2 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? और sp की वजह से जो शेप आएगा वो लीनियर होगा, ठीक है?
हाँ सर। चलिए यहाँ पे डिसाइड कीजिए, तो इस जगह पे डिसाइड करो। sp3d। हाँ गुड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉ कितना सही लाए उसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉ। 10 + 14। हाँ ये 14 भी प्लस, लीनियर शेप का होगा। हाँ एग्जैक्टली सही बोले हो। तो हम यहाँ ले लें 8 + 14, यही होगा ना, यानी कि 22। अब तुम्हें बताना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ रहा है, 22/8। बताओ बॉन्ड पेयर कितना, 2 बॉन्ड सर 2 बॉन्ड पे 2 लोग लोन पेयर कितना, 3 3, यानी कि होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया 5। और इसकी वजह से इसका भी शेप क्या आ जाएगा, होगा बोलो शेप क्या आ जाएगा। सर लीनियर एक बार और बोल दो, शेप क्या होगा। से लीनियर शेप। बायपिरामिडल। हाँ फिर गलत बोलते हो, शेप जो होगा वो लीनियर आएगा, जियोमेट्री जो होगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d, ठीक ना। ओके हाँ। अब चलिए यहाँ पे मेरी बात को जरा सुनोगे अच्छी तरह से। सबसे पहले बताओ कि ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है। हाँ Yes, सर। गुड, ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है। सेकेंड थिंग ध्यान से देखना, ये दोनों की एटॉमिसिटी सेम है। यस सर। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 3। यहां भी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर्स। क्या नाम देंगे हम लोग, आइसोस्टर्स बोल देते हैं। हाँ सर फिर से रिपीट ठीक है, करें। वापस, अच्छा चलो पहले सीधा था, ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है। हाँ सर। हाँ सर। एटॉमिसिटी दोनों की सेम है। हाँ तो इसको हम लोग आइसोस्टर्स का नाम दे देते हैं, आइसोस्टर्स, ISOSTERS, आइसोस्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। एटॉमस मतलब। जब एटॉमिसिटी और शेप सेम आ जाता है, ठीक ना, इक्वल नंबर ऑफ एटम, सेम शेप, करेक्ट। हाँ चलो नेक्स्ट में आ जाओ, क्या इन दोनों की ज्योमेट्री सेम है, नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नहीं। क्या इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नहीं सर। नहीं सर। सर क्या ये दोनों बॉन्ड पेयर आइसो, सेम है। हाँ क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों में कॉमन चीज क्या है, तो ये दोनों में सेम क्या है, तो सेम सेम है, एटॉमिसिटी सेम है, बट हाइब्रिडाइजेशन अलग है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है ना। सर व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में अलग अलग है ना। यस सर। डेफिनेटली अलग अलग है, क्योंकि दोनों तो अलग अलग एटम है, और अलग अलग एटम है तो एटॉमिक नंबर भी अलग होगा। एटॉमिक नंबर अलग होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो नहीं सकता। क्लियर है। सर आइसो वो वाला अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हुआ ये थोड़ा बोलिए ना। नहीं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ यार। देखो यहाँ पे क्या क्या हम लिख दे रहे हैं ये देखना, 1 and 2। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा 1 and 2 आर आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल। सबसे पहले ये ठीक है, ये बात समझ में आई है या नहीं आई। यस सर। 1 and 2 have same number of atoms, equal number of atoms, ठीक है, हाँ ये सही है। चलो चलो नेक्स्ट में आते हैं कि डिफरेंट ज्योमेट्री, क्या ये सही है,
हाँ सर। सर और डिफरेंट ज्योमेट्री क्यों है? क्योंकि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। करेक्ट। ओके। हाँ सर। चलो अब यहाँ पे लिख दें कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर या डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ सर। और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। करेक्ट। समझ में आया? गुड। अब एक बार इसको लिख लो, बस 1 मिनट टाइम दो। चलो तो यहां तक समझ में आया ना या नहीं आया? सर রেজিস্ট্রেশন প্রবলেম হলো যে সিমিলারিটি গুলো আপনি বললেন না আরেকবার একটু বলে দিন না। इन सभी को एक बार और बोला है। यस सर एकटू प्लीज। देखो तो शेप लिखा हुआ है, शेप दोनों का लीनियर है, मतलब क्या कहलाएगा ये? आइसो स्ट्रक्चर। अच्छा, आइसो स्ट्रक्चरल कहने का मीनिंग क्या है? शेप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, और स्ट्रक्चर सेम कहने का मतलब शेप सेम है। और शेप सेम कहने का मतलब होता है कि एंगल सेम है। जैसे इसमें बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा? 180 180। यहां भी बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा? 180 एंगल सेम। करेक्ट। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? काउंट करो। 3 यहां भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो गया ना? हाँ सर हाँ। बट यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर था ना? हाँ सर अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना था? 5 था। यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम आया या नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। मतलब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है इसका मतलब ज्योमेट्री भी डिफरेंट होगी। करेक्ट। हाँ सर और इस तरह से क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो हाँ ये सर चीज हो गया। तो इस तरह से हम ये डिसाइड कर लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल हम यहाँ तुम लोग से पूछ लें। जैसे हमने ले लिया SF4, ठीक है, ये SF4 है। इसी तरह से यहाँ पे हम लेते हैं SOCl2 या SOF2, इस तरह से ये सब ले लेते। चलो पहले SF4 के बारे में डिसाइड करो, तो बाकी चीजें छोड़ो। SF4 के बारे में डिसाइड करो क्या होगा। क्या होने का मतलब है कि क्या होगा? sp3d होगा। गुड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लाने के लिए आपने क्या किया है? 6 + 28 यानी कि 34/8 किया है ना? बोलिए। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 + 1 5 आ जाएगा। इसका मतलब होगा बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर 1 हो जाएगा। शेप क्या होगा? सीसा सीसॉ शेप हो जाएगा। ठीक है, तो शेप डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को देखते हैं। ये काम आसान है। शेप निकल जाएगा। शेप में कोई इशू? नो सर नहीं। नो ठीक है।
अब यहाँ पे कभी कभी ये प्रॉब्लम पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर शेप क्यों है, तो उसका एक रीजन हम दे देते हैं यहाँ पे, खास करके sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। एक जरा बात बताना, ये पिछले क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो कि sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? क्या होता है बॉन्ड एंगल? बोलो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा, 109 डिग्री 28 मिनट। सभी बॉन्ड्स इक्वल एंगल पे होते हैं ना? हाँ सर। अगर हम बात करें sp3d, तो sp3d का मतलब हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यही होता है। ओके। हाँ सर। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल तुम देखते हो, एक देखते हो 120 डिग्री का और दूसरा देखते हो 90 डिग्री का, करेक्ट? 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक ना? गुड। अब अगर हम sp3d2 देखते हैं, तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है, हाँ सर। और ऑक्टाहेड्रल के लिए आप डिसाइड करते हो बॉन्ड एंगल ओनली 90 डिग्री, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलो ये देखते हो ना कि केवल और केवल ये ऐसा ज्योमेट्री दिख रहा है जिसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल्स हैं, है ना? हाँ सर। तो अब हम बात करते हैं इसी की, क्योंकि इसी में परेशानी होती है कि sp3d में हमारे पास अगर 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 5 बॉन्ड पेयर्स में हमारे पास आ जाएगा 3 बॉन्ड पेयर्स 120 डिग्री के एंगल पे। लिख सकते हैं ना? बोलिए, ये 120 डिग्री के एंगल पे मिलेगा ना? हाँ सर। और हम यहां लिख सकते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, ये 2 बॉन्ड पेयर जो हो गए वो 180 डिग्री पे एंगल पे मिलेगा। नहीं समझ में आया होगा? क्या आया? ये कितने डिग्री के एंगल पे है ये बता दो। 120। अब ये बताओ, ये पिरामिडल है, तो ये पिरामिडल और ये पिरामिडल दोनों मिलकर बाई पिरामिडल हो गया, तो ये कितने डिग्री के एंगल पे मिलेगा? 180। ठीक। अब यहां ध्यान देना है कि जो 3 बॉन्ड पेयर 120 डिग्री के एंगल पे मिला, इसको हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं हम लोग? इक्वेटोरियल। और जो 180 पे यानी कि जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये एक्सियल कहलाता है, ठीक है? करेक्ट? हाँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो क्या नाम दोगे? 90 डिग्री। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, करेक्ट? ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग के जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, उसमें इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम तुमसे ये पूछे कि 120 डिग्री पे कितना रिपल्सन मिल रहा है, यानी कि कितने 120 डिग्री के एंगल मिल रहे हैं, काउंट करो तो 120 डिग्री का एंगल कितना है, काउंट करो कितने 120 डिग्री के हैं? 3। 1 2 एंड 3, ठीक है ना? अब नेक्स्ट काउंट करोगे कि 180 डिग्री का एंगल कितना है? 2। नहीं, एक ही है, एक ही ना 180 डिग्री है। क्यों सर? दिस साइड नहीं, बात तो एक ही है, देखो नहीं बता रहे हैं, यही ना 180 डिग्री है। हाँ तो ये एंगल या ये एंगल, ये तो बात एक ही है। हाँ सर। बट सर एंगल तो
ना? नहीं, दो कैसे हुए? एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, अच्छा मेरी बात सुन। पूरा मिलके चलो। तो 360 ना। नहीं नहीं, वही बता रहे हैं। देखो सबसे पहले ये बॉन्ड ए है, ये बॉन्ड बी है और ये बॉन्ड सी है। चलो ए बी का एंगल कितना हुआ? 120। बीसी का एंगल कितना हुआ? 120। और एसी का एंगल कितना हुआ? 120। तो इसमें 120 डिग्री पे एक तुम देख रहे हो ए बी, ये ना देख रहे हो, एक देख रहे हो बीसी और एक देख रहे हो एसी, ठीक ना? हाँ सर। अब हम आ रहे हैं कि ये डी और ई है, तो अब बताओ डी और ई के बीच का एंगल कितना है? 180 तो ये भी तो डी और ई का ही ना एंगल है। हाँ तो कितना 180 डिग्री का एंगल डिसाइड किए? तो वन ही डिसाइड किए। अब क्लियर है? हाँ सर। चलो अब एक और बात बताओ, क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है? एक है। कितना 90 डिग्री है? कितना 90 डिग्री है? दो है। नहीं, गलत बोले हो। फिर से डिसाइड करो, 3। फिर से डिसाइड करो। अभी तक एक भी सही आंसर नहीं आया। एक है तो 4 ना सर। 4 ना ना। 6 सर। एक है। अभी एक, हाँ अभी एक सही आंसर आया है, 6 है, 6 एंगल जो है वो 90 डिग्री पे है। कैसे 6 है? तो देखो यहाँ पर, जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया डी। चलो बताओ एडी का एंगल कितना है? 90। बीडी का एंगल कितना है? 90। और सीडी का एंगल कितना है? सीडी का एंगल 90। तो ये कितना 90 मिला अभी? 390। अब हमने यहाँ पे ई डिसाइड कर दिया, तो अब बताओ ए ई का एंगल कितना? हाँ सर। हाँ, बी का एंगल भी 90, सीई का भी एंगल 90, तो 90 पे टोटल कितना मिल गया? 6। समझ में आया? अच्छा ठीक है। चलो ये देखो, सबसे पहले ये परपेंडिकुलर है, डी जो है ना ये परपेंडिकुलर है, तो अब बताना है कि एडी का एंगल कितना है? बोलो। 90। 90। इसी तरह से बीडी भी 90 है, सीडी भी 90 है। सेम मैनर में एई 90, बीई 90, सीई 90, यानी कि टोटल बाई पिरामिडल में कितने 90 मिल जाएंगे? 690 मिल जाएगा। समझ में आया? लिखिए दीजिए ना प्लीज। अच्छा लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है। हम यहाँ पे लिख दें बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 120। बताओ कितना रिपल्सन मिलेगा 120 डिग्री पे? 3 करो, 3 रिपल्सन मिलेगा। ये 3 हो गया। चलिए ये बताइए बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90। बताओ 90 पे कितना रिपल्सन मिलेगा? 6। और अब हम लिख दें यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 180। बोलो कितना मिलेगा? 1। ठीक है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। अब एक और चीज अब यहाँ बता देते हैं कि इससे पहले तुमने sp2 देखा था ना? बोलो। हाँ सर। sp2 में एंगल कितना डिग्री था? 120 120 था। अब इसी तरह से sp देखे थे ना? 180 डिग्री। 180। चलो यहाँ पे देखो तो इसमें 120 मिल रहा है। यस सर। हाँ। तो sp3d को हम दो हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्सा हो जाता है sp2। बताओ कितने बॉन्ड एंगल के लिए? 120 मिल रहा है। और दूसरा
अब इसमें क्या क्या बच गया, एक P और एक D। हाँ सर। तो एक हो गया PD। PD कितने एंगल पे मिलेगा, PD? बोलो फिर से। ये हो गया 120 और ये हो गया 180, यही ना होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो हम इस दो हिस्से में बांटते हैं इसको, और ये अगर इसको और सही से हम लिखें तो अगर हम इसको PZ लेते हैं तो ये हम ले लेते हैं DZ स्क्वायर। DZ स्क्वायर सुने हो ना? DZ स्क्वायर जानते हो ना? हाँ सर। जैसे तुम लोग जानते हो ना कि D में DXY होता है, DXZ होता है, ठीक है? D और कौन सा होता है, DXY, DXZ, DYZ, यही ना होता है? और क्या होता है, तो DX स्क्वायर Y स्क्वायर होता है, और एक और क्या होता है, DZ स्क्वायर होता है, जानते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे PZ अगर लेते हैं तो एक दूसरा कौन सा लेंगे, DZ स्क्वायर, ठीक ना? एक जैसा ऑर्बिटल मिक्स्ड होता है, क्लियर है? हाँ सर। बताइए। हाँ सर। तो ये एक बात हो गई। चलो अब एक और चीज डिसाइड कर ले, एकदम जल्दी से इसको समझना, ट्राई करना समझने का। वापस हम लेते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बताओ सबसे छोटा एंगल किसके बीच में है, डिसाइड करो तो। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, हाँ सर। हाँ सर। सर। और इस जगह रिपल्सन सबसे कम होगा। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो अगर कोई लोन पेयर आता है इसमें, तो लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कहां रहना चाहेगा, तो इक्वेटोरियल पे रहना चाहेगा, क्लियर? लोन पेयर, हाँ, लोन पेयर को मिनिमम रिपल्सन वाला पोजीशन चाहिए, लोन पेयर को मिनिमम रिपल्सन वाला पोजीशन चाहिए। तो मिनिमम रिपल्सन के लिए लोन पेयर एक्सियल पे रहेगा या इक्वेटोरियल पे रहेगा, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल। तो लोन पेयर जब भी जाएगा तो कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में। इक्वेटोरियल पे। तो अब बताओ यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं? सर समझ नहीं आया, इक्वेटोरियल पे रहेगा या देखो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस जगह पे 120 और 90 दो एंगल देख रहे हो ना? ये हाँ, बताना है कि इसमें रिपल्सन कम है, इसमें रिपल्सन ज्यादा है हाँ सर। ना? तो लोन पेयर जब भी जाएगा तो कम रिपल्सन वाले साइट को पकड़ेगा। तो कम रिपल्सन कहां पे मिलेगा, 120 पे या 90 पे? 120 पे। और सर, 120 का मतलब कौन सा पोजीशन, इक्विटो? 180 में तो और भी रिपल्सन नहीं नहीं, 180 इसलिए हम नहीं बोलेंगे क्योंकि 180 पे रहने के लिए इस दोनों साइड पे रहना पड़ेगा ना। हाँ सर, वो तो इजी है ना। नहीं, अब सुनो मेरी बात को, अगर हम बोल रहे हैं कि एक ही, नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, एक ही लोन पेयर है, एक लोन पेयर अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो बताओ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने डिग्री पे मिला, 90। और यहां बताओ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने डिग्री पे मिला, 120। ये बताओगे यहां पर कि 90 छोटा रिपल्सन है या 120 कम रिपल्सन, 120। तो ये चीज हमेशा डिसाइड करोगे, ये हमेशा याद रखोगे कि लोन पेयर जब भी यहां पे आता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल। जब 2 लोन पेयर होगा तो एक्सियल पे आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल, लोन पेयर कभी भी एक्सियल पे नहीं आए। और सर ऑक्टाहेड्रल पे
ऑक्टाहेड्रल में सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो सभी एंगल इक्वल है तो वहां पे एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं डिसाइड करते, सभी एंगल 90 डिग्री पे होता है, ठीक ना। एक्सियल इक्वेटोरियल तुम केवल और केवल sp3d एंड sp3d3 में डिसाइड करते हो, ऑक्टाहेड्रल में जरूरत नहीं है एक्सियल और इक्वेटोरियल का। क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। तो लोन पेयर हमेशा किस पोजीशन पे रहता है? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल। अब चलो ये डिसाइड करो, यहां पे कितने लोन पेयर हमने दिया? 0 0। चलो यहां पे बताओ, यहां पे कितना लोन पेयर है? 1 1। अब बताओ बॉन्ड पेयर का साइट कौन कौन सा है? बॉन्ड पेयर किस किस पोजीशन पे है? एक्सियल और इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। कितना एक्सियल और कितना इक्वेटोरियल? 2 एक्सियल 2 इक्वेटोरियल। एग्जैक्टली। इसी तरह से हम यहां डिसाइड कर लेते हैं। चलिए यहां पे बताइए कितना लोन पेयर? 2 दोनों लोन पेयर का पोजीशन बोलिए। इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। अब बॉन्ड पेयर बताओ। 3 3 कहां कहां पे पोजीशन बोलोगे? 2 एक्सियल 1 इक्वेटोरियल। हाँ, good। अब इसी तरह से हम यहाँ पे डिसाइड कर लें। अब यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 3 और बॉन्ड पेयर? 2 बॉन्ड पेयर का एंगल बोलो। 180, क्योंकि दोनों ये एक्सियल पे आ गया। करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। तो ये शेप जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये शेप जो है वो सीसॉ है, ये शेप जो है वो टी शेप है, और ये शेप लीनियर हो जाता है। ठीक ना? ओके। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? बात समझ गए? सर बेंट टी शेप होगा नहीं? हाँ बेंट टी होगा, 90 डिग्री पे नहीं मिलता क्योंकि रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन की वजह से एंगल 90 से छोटा हो जाता है, इसलिए हम बेंट बोल देते हैं वहां। तो समझ गए यहां तक? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा थ्योरी हम लोग लेते हैं जो VSEPR थ्योरी है। हो गया यहां तक? बात समझ गए? हाँ सर। ठीक। तो VSEPR थ्योरी में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इस बेसिस पे तुम लोग ये मैक्सिमम है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। चलो एक और चीज हम यहां समझा दें जिसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से कभी कभार हम लोग क्वेश्चंस पकड़ते हैं। बैक बॉन्डिंग, अब बैक बॉन्डिंग क्या होती है? नाम सुने हो तुम लोग बैक बॉन्डिंग का? हाँ सर। हाँ सर। एक इंक डालें। सर वीडियो स्टॉप हो गया। वीडियो स्टॉप हो गया ना? वीडियो स्टॉप हो गया। अब ठीक है ना वीडियो? ठीक है सर। एक्चुअली हम इंक डाल रहे थे मार्कर में, और बैक बॉन्डिंग देखना है। ठीक है, चलिए बैक बॉन्डिंग में हम क्या देखते हैं? हम लोग नॉर्मली देखते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग में हम लोग क्या देखते हैं? देखिएगा यहां पे हम एक मॉलिक्यूल हमने लिया BF3। चलो सबसे पहले डिसाइड करो हाइब्रिडाइजेशन बी का। sp3। sp3 नहीं, गलत बोले हो, फिर से डिसाइड करो। sp2 sp2
वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 + 21, यही होगा ना? बोलो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे 24/8 यानी कि 3, बॉन्ड पेयर 3, 0 लोन पेयर 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2, करेक्ट। 2 अब तुम्हें ये देखना है कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर होगा। हाँ सर। फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर दिखेगा? 3 तो इस बेसिस पे तुम्हारे पास एक जो प्रॉब्लम आ जाता है वो है कि सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर है? 0। 0 हाँ, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 9 ठीक है। अब थोड़ा बोरॉन के बारे में तुम्हें सोचना है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है ना? हाँ सर। और 5 का कॉन्फ़िगरेशन तुम लेते हो 1s2 2s2 2p1, यही लेते हो ना? हाँ सर। यस सर। अब यहाँ पे 2s2 2p1 के लिए ग्राउंड स्टेट है ये, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 और अगर हम इसको एक्साइट करेंगे यानी कि इसको हम फर्स्ट एक्साइटेशन करेंगे तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 अब एक बात बताओ कि ग्राउंड स्टेट में ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 और इस एक्साइटेड स्टेट में इसने कितना बॉन्ड बनाना है? 3 बॉन्ड यहाँ पर कितना बॉन्ड बना रहा है ये? 3 अब ये तुम्हें देखना है कि इसके पास 1 वैकेंट ऑर्बिटल है। हाँ सर। यस सर। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पे बताना है कि इसके पास 1 p ऑर्बिटल वैकेंट है। हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना? तो अब इस सिचुएशन में लोन पेयर एक एटम के पास है और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। और बैक बॉन्डिंग हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि फ्लोरीन से बोरॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ दिखेगा। फ्लोरीन का लोन पेयर p ऑर्बिटल में है, बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी p में आ रहा है, इसको हम p पाई बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। मेरी बात समझे हो? जी सर। तो बैक बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है? एक एटम के पास क्या दिखना चाहिए? लोन पेयर दूसरे एटम के पास क्या दिखना चाहिए? सेकंड ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। बस, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, करेक्ट? ठीक है। हाँ सर। इसी एक फ्लोरीन के तो नहीं, अब हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि ये वाला जो लोन पेयर है ये इधर जा रहा है, इधर जाने का मतलब हो गया डीलोकलाइज्ड हो गया, ठीक ना? रिपीट कीजिए। वापस बोल रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है ना, हाँ सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, ठीक ना? क्या नाम देते हैं? डीलोकलाइजेशन। ओके। हाँ सर। तुम लोग रेजोनेंस नाम सुने हो ना? हाँ सर। हाँ सर। रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है। क्या होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब यहां भी हम लोग डीलोकलाइजेशन देखते हैं। अब डीलोकलाइजेशन हम कैसे देखेंगे? तो देखो, सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे, ध्यान से देखना, आसान सा चीज है।
हम एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर कर दिए, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास ट्रांसफर कर दिए, तो बोरॉन पर कोई चार्ज डेवलप होगा, फॉर्मल चार्ज? यस सर। नेगेटिव। माइनस, माइनस आएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। फ्लोरीन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा ना, पॉजिटिव चार्ज। तो फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव होगा। हाँ सर। और अब इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड, करेक्ट? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। हम इसी तरह का सिचुएशन दूसरे फ्लोरीन के साथ देख सकते हैं। दूसरे फ्लोरीन के साथ देखने का मतलब है कि इस वाले फ्लोरीन पर प्लस, बोरॉन पे माइनस ही है, यहां पे पाई बॉन्ड। और इसी तरह का सिचुएशन हम तीसरे फ्लोरीन के साथ देख सकते हैं, यानी कि F, ये F, और यहां पे पाई बॉन्ड, B पर फॉर्मल चार्ज माइनस, F पे प्लस। ये पॉसिबल है तीनों? यस सर। यस अब इस तीनों को एक नाम देते हैं, इस तीनों को हम लोग बोलते हैं कौन सा Resonating स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। तो अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास आ जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या शामिल होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा? तो सिग्मा बॉन्ड एज इट इज दिखेगा ना? हाँ सर। हाँ। अब यहाँ पे पार्शियल पाई, इस Partial जगह पे भी पाई, इस जगह पे भी पाई बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ सर। तो अब बताओ, बैक बॉन्डिंग में तीनों फ्लोरीन कंट्रीब्यूट कर रहा है या कोई एक फ्लोरीन कंट्रीब्यूट कर रहा है? तीनों फ्लोरीन। तीनों फ्लोरीन। समझ में बात आ गई? हाँ सर। तो बैक बॉन्डिंग से क्या होता है? रेजोनेंस होगा। बैक पाई बॉन्डिंग से रेजोनेंस मिलेगा, हाँ सर। हाँ सर मिलेगा। और उससे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है? हाँ। चलिए, अब एक क्वेश्चन का तुम्हें आंसर देना है। ये प्रॉब्लम पूछा जाता है तुमसे। चलो, हमने एक मॉलिक्यूल लिया BF4 माइनस। चलो, ये सिचुएशन बताओगे, BF4 माइनस है। sp3। हाँ, गुड। और दूसरा मॉलिक्यूल मिल रहा है BF3, ठीक ना? तो BF4 माइनस को हम लोग ऐसा देख लें, B माइनस F4। चलो बताओ, B का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक बोले हो? फिर से आंसर दो। sp3। इसमें sp3b होगा, ठीक है। अब यहाँ पे BF3 ले लें। इस BF3 में sp2b होगा। चलो, यहाँ पे B का ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट। तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा? नो सर। तो अब बताना है कि यहाँ पर p पाई बैक बॉन्डिंग होगा? नहीं सर। तो यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग होगा, सही है? बताओ। सर एक ऐसे sp3 और एक ऐसे sp2 हुआ। अच्छा, नॉर्मल थ्योरी है कि बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन का 7 × 4 28, और कौन सा चार्ज है यहाँ पर? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब +1। हाँ सर। टोटल कितना हो गया? 32। 32/8 करोगे, 32/8। बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ गए? तो sp3 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ हाँ। और अब इस कंडीशन में इसका ऑर्बिटल पूरा फिल्ड है,
ओके, तो बैक बॉन्डिंग होगा, बताओ। अब यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुआ, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बैक पाई बॉन्ड हम बोलेंगे, होगा ना? ओके, गुड। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे केवल सिग्मा मिलेगा या पाई भी मिलेगा? Sigma मिलेगा। Sigma. केवल यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बीएफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर जो बीएफ बॉन्ड का होगा ये कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। समझ में आया? ये समझे हो? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बीएफ बॉन्ड 1 होगा। सर बोलिए ना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकले? नहीं, यहाँ पे बताओ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? बताओ यहाँ पे। सिंगल बॉन्ड। Single one here एक की तो मिलेगा। दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है ना? तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे बताओ कि बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बीएफ बॉन्ड कितना मिलेगा? 1 से ज्यादा मिलेगा या 1 मिलेगा? 1 से ज्यादा। यानी कि हम यहाँ देख लें कि इज ग्रेटर देन 1 लिख दें, चलेगा? Yes, sir. ग्रेटर देन 1 आ जाए। सर लेसर देन 2 होगा तो? हाँ, लेसर देन 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बोले हो। अब बात है कि 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है तो वो कितना है? तो सबसे पहले बताओ तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं बी और एफ के बीच में? यहाँ पर काउंट करो तो 4 है। और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना दिए? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 4/3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1.33। ठीक ना? ठीक है? ओके। हाँ सर। चलिए, अब यहाँ मेरी बात को हमेशा ध्यान से सुनना कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा है? तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो अब बताना है कि यहाँ पे बीएफ बॉन्ड और यहाँ पे बीएफ बॉन्ड दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर, हाँ, sir. बड़ा होगा। बताइए कहाँ पे बॉन्ड लेंथ बड़ा, कौन छोटा? ये 4 में पहले वाला बड़ा, पहले वाला बड़ा होगा। तो ये L1 ले लें और ये L2 ले लें। अब बताइए L1 और L2 के बीच का L2 बड़ा और L2 छोटा। बड़ा। L1 इज ग्रेटर देन L2, करेक्ट? सही है ना? हाँ सर। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्लियर है अब? हाँ सर। सर BF3 में वो SPE लिखा है क्या? वो क्या नहीं लिखा नहीं, है? sp2 हाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वही हमने लिखा है। ठीक है, समझ गए बात को? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। बाकी छोटा मोटा क्वेश्चन तुम बता सकते हो कि दोनों का शेप सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट। इसका शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लानर, बिल्कुल करेक्ट। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब दोनों का ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री डिफरेंट है। ठीक ना? तो ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन हम लोग ला सकते हैं। अब इसी तरह से हम एक और प्रॉब्लम तुम लोग से पूछते हैं और इसका आंसर बताओगे और थोड़ा जल्दी बताओ।
चलो यहाँ पे बताओगे कि जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे N, इस जगह पे CH3, इस जगह पे भी CH3 और इस जगह पे भी CH3। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पहचानते हो ना? पहचानते हो? मॉलिक्यूल पहचानते हो? क्या नाम है इसका? ट्राई मिथाइल एमीन। एमीन है ना ये? हाँ सर, ट्राइमिथाइल एमीन। एमीन। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है ना? हाँ सर। हाँ सर। कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन होता है, तो बताइए दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा ना? हाँ सर। ठीक। हाँ तो हम एक दूसरा एग्जांपल ले लिए N, और यहां पे हमने लिख दिया SiH3, ये सिलिकॉन हो गया। SiH3 ये भी सिलिकॉन है, और ये SiH3 ये भी सिलिकॉन है ना? करेक्ट? ठीक है। हाँ सर। अब चलिए जरा देखिए यहां पर कि ये दोनों, यहां पे कार्बन है, सिलिकॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। डिफरेंस बताना है कि कार्बन और सिलिकॉन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बताओ। अच्छा ठीक है, चलो ये भी ठीक है। और कार्बन जो है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। हाँ सर, इसका पी ऑर्बिटल नहीं है और इसका पी ऑर्बिटल है। फिर से बोलो, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब फिर से बताओ तो क्या बोल रहे थे? पी ऑर्बिटल फर्स्ट में नहीं है और सेकंड में नहीं, है। गलत बोले। पी नहीं है या डी नहीं है? डी 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 के पास कौन सा ऑर्बिटल नहीं है? डी ऑर्बिटल। और इसके पास डी ऑर्बिटल है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब बताना है कि इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट है या नहीं है। वैकेंट। वैकेंट वैकेंट है। और यहाँ पे लोन पेयर है। हाँ Yes, सर। sir. बैक बॉन्डिंग। क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा? हाँ सर। हाँ Yes, सर। हाँ सर। नाइट्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, पी या डी? पी ऑर्बिटल। P P orbital. पी होता है, तो ये बैक बॉन्डिंग में पी पाई बनाया। और सिलिकॉन के पास कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट डी है? पाई। पी। D. तो ये कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा? डी पाई बैक बॉन्डिंग। पी पाई डी पाई। अब पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग से ये लोन पेयर रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा इसके पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे? पी पाई डी पाई। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलोगे। ये तीनों बॉन्ड पेयर हाँ सर। हाँ सर। लोन पेयर रहा या नहीं रहा? नहीं रहेगा। नहीं रहा. तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर केवल 3 आएगा। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? sp2 मिलेगा ना? यस सर। और ये बताओगे कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा. यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा रह जाएगा? तो sp3 रहेगा ना? सर फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज. बताओ, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुआ? नहीं हुआ। नहीं सर. नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लिख दें नो बैक बॉन्डिंग। तो लोन पेयर रह गया या नहीं रह गया? रह गया. रह गया। रह गया. तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या क्या शामिल है? यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। यस सर. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। sp3। अब यहाँ पे बताओगे कि बैक बॉन्डिंग हुआ है? यस सर। हाँ सर, हुआ है। अब बताना है कि लोन पेयर रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा. नहीं रहेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर में तो केवल बॉन्ड पेयर है।
जी तो सर। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 होगा। अब समझ में आया? यस सर। हाँ सर। चलिए अब ये बताइए कि क्या दोनों का शेप सेम होगा? नहीं नहीं सर। नहीं। इसका शेप क्या होगा? पिरामिडल। पिरामिडल। गुड। और Pyramidal. इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल। पिरामिड। ट्राइगोनल। किससे प्लानर। बोलो? प्लानर हो जाएगा। किसमें बॉन्ड एंगल बड़ा और किसमें बॉन्ड एंगल छोटा? सर फर्स्ट नीचे वाला बड़ा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा। ठीक ना? समझ गए बात को? Yes sir. हाँ एक बार कोई? बोलें। हाँ, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया तो बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का होगा? 120 होगा ना? यस सर। और ये sp3 की वजह से है, इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 109 डिग्री होगा ना? सर नो बैक बॉन्डिंग वाला फिर से बोलिए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है? यस। इसके पास बताओ कोई ऑर्बिटल वैकेंट है या नहीं है? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और अगर ये 4 बॉन्ड बना लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यस सर। अब बताना है कि क्या बैक बॉन्डिंग होगा यहाँ पे? नहीं। नहीं होगा। तो यहाँ पे बताओ Yes, sir. बैक बॉन्डिंग होगा? नहीं। नहीं होगा। सिलिकॉन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? डी ऑर्बिटल। और डी होने की वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग दिखेगा। क्लियर है? ओके सर। समझ गए बात को? हाँ सर। तो बैक बॉन्डिंग क्लियर है ना? हो गया? हाँ सर। ठीक। Yes sir. अब एक और प्रॉब्लम हम यहाँ ले लेते हैं। इस पर एक और तरह का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा बैक बॉन्डिंग को तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखते हो, वहां भी देखोगे, खास करके जब साइनर्जेट बॉन्ड आता है तो। फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, जरा बताओगे फिर से और थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स करोगे। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा? हाँ सर नहीं होगा। 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 ठीक। यहाँ पे बताओ बैक बॉन्डिंग होगा? होगा। होगा। गुड। इसी तरह से यहाँ पे बताओगे बैक बॉन्डिंग होगा? होगा। हाँ सर। तो इस तीनों में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना? हाँ। यस सर। Yes sir. अब मेरी बात को समझना, इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगा इसमें फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। हाँ सर। क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो 3p। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो 4p होगा ना? ठीक है। अब एक सीधा सा बता दो कि BF बॉन्ड, BCl बॉन्ड और BBr बॉन्ड, इसका साइज सबसे बड़ा है ना? हाँ सर। बियर। हाँ सर। तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो हम यहां बोलेंगे कि इफेक्ट ऑफ बैक पाई बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। सर रिपीट कीजिए। फिर से बोल देते हैं कि बैक बॉन्ड पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है ना? Yes हाँ sir. सर। अब यहां पे ये बताना है कि बॉन्ड जितना लंबा होगा, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, पाई बॉन्ड उतना वीक होगा ना? यस सर। तो बैक बॉन्डिंग का जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो अब बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग किस में मिलेगा, इसमें या BF3 में। हाँ। तो हम यहाँ लिख दें कि इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा?
BF3 इसे बता दो। हाँ, इफेक्ट ऑफ बैक पाई बॉन्ड। BF3 greater than BCl BCl3 greater than B। हाँ, तो ये डिक्रीज करेगा। हो गया ना, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। नहीं सर। और ये होगा ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, है ना, इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। और कौन सा बॉन्ड लेंथ बोल दें? BX बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ओके, X का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन। हैलोजन। अब यहाँ पे बताना है, ध्यान से सुनना, कि जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो लुईस एसिड होता है ना। सर ये वाला और एक बार बोलिए। हाँ, फिर से हम बता दे रहे हैं, पहले सुन लो कि BX3 में B के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, करेक्ट। लुईस एसिड हमने क्यों बोला? इलेक्ट्रॉन आ सकती है। हाँ, क्योंकि ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ B इज वैकेंट, है ना। कोई दिक्कत? अब ये बताओगे कि बैक बॉन्डिंग से B का ऑर्बिटल फिल्ड हो रहा है या वैकेंट ही रह जा रहा है? फिल्ड हो रहा है। तो जब इसका ऑर्बिटल फिल्ड होगा तो एसिडिक नेचर इसका लो डिक्रीज कर कम हो जाएगा। तो अब ये बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम या सबसे ज्यादा? सबसे कम। एसिडिक ने तो एसिडिक नेचर इसका ज्यादा। इंक्रीज करेगा। तो हम हाँ इस ऑर्डर में लिख दें कि लुईस एसिड प्रॉपर्टी इस ऑर्डर में क्या होगा? लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी, बताओ इस ऑर्डर में क्या होगा? BBr की सबसे ज्यादा, BCl3, ये BBH। इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हम लोग लाते हैं बैक बॉन्ड, ठीक ना। तो यहां तक बात समझ गए? कोई इशू? नो सर। सर। तो ये सब बैक बॉन्डिंग है और धीरे धीरे इस पे और भी बहुत सारा क्वेश्चंस निकलता है। फिलहाल बैक बॉन्डिंग को जानना था, समझना था, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लेंगे, फिर बॉन्ड पैरामीटर्स, और बाकी चीज छोटी मोटी है, तुम लोग खुद पढ़ सकते हो। अब एक काम करोगे, एक बार तुम लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे, देखोगे, क्वेश्चंस निकालोगे और ये बताओगे कि और किस किस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत है। एक बार एमओ थ्योरी तुम लोग पढ़े हुए होगे ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? हाँ सर पढ़े। से पढ़े थे। तो एक बार और उसको पढ़ोगे, थोड़ा रिवाइज करोगे और उसमें जहां जहां प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को डिस्कस कर लोगे, ठीक ना। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा चैप्टर जल्दी से निकल जाएगा, ठीक ना, टाइम कम लगेगा। हाँ सर। तो यही करोगे कि अगले क्लास में आप लोग एमओ थ्योरी पढ़कर आओगे, सभी कोई बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़कर आओगे, ठीक है ना। और उसके बेसिस पे हम डाइपोल मोमेंट बता देंगे, तो डाइपोल मोमेंट भी आप लोग पढ़ लोगे। यानी कि आप लोग को सेल्फ स्टडी के लिए 3 टॉपिक हम दे रहे हैं, एमओ, बॉन्ड पैरामीटर्स, डाइपोल मोमेंट, ठीक ना। ओके ओके सर। ओके सर। हाँ, और आज क्लास हम एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।